बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शहर में धुंध बहुत ज़्यादा है और आज तो शदीद वाली धुंध है। विजिबिलिटी इस कदर मुतासर थी कि गाड़ी चला के आना घर से दफ्तर तक इतना मुश्किल था। एक्चुअली अंदर से दिल भी डर रहा होता है। लेकिन एक अच्छी चीज़ है क्योंकि स्कूल जो हैं वो उनकी टाइमिंग चेंज है, तो रश भी कंपैरेटिवली कम था। मोहताज ड्राइविंग की तो दोनों सूरतों में ज़रूरत होती है। आज की पहली खबर, थाना कल्चर में तब्दीली के लिए वज़ीर आला पंजाब का बड़ा इकदाम। इंदराज मुकदमा में बड़ी सहूलत, 15 कॉल पर ही ई टैग नंबर लगेगा। मिशन है स्मॉग मुकाओ। पाकिस्तानी और चीनी माहिरीन ने सर जोड़ लिए। चीनी काउंसिल जनरल की क़यादत में वफ्द का महकमा हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट ऑफिस का दौरा। नून लीग की इंतखाबी मुहिम की बात होगी तफसील। और जाली ब्यूटी क्रीम्स बनाने वालों के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। क्रैकडाउन में तेजी लेके आई जा रही है। सो नाज़रीन, ये हैं आज की टॉप स्टोरीज। हमने इन खबरों की डिटेल्स की तरफ आना है। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ आबिद से जैसे हमारा रब्ता होगा मोटरवे पे मौजूद है, सो हम मोटरवे की सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर इमरान यूनुस और दुर्र नयाब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। फॉग की वजह से दफ्तर आना, अभी तक मैं वैसे देख कर आ रही विंडो में अच्छी खासी फॉग थी। अच्छा, आज जो है वो मैंने ज़रा मुख्तलिफ रूट जो है वो सिलेक्ट किया कि मैं चूँकि रश था कैनाल पे, तो मैंने कहा कि चलें आज मैं जो है वो फिरोज़पुर रोड का जो है वो इस्तेमाल करता हूँ ऑफिस के लिए। तो आप यकीन जाने मैं वाकई हैरान हुआ कि जिस कदर ज़्यादा मतलब नज़र आ रही थी फोग और बड़ा मुश्किल था। इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन कोई 9:30 और ये 15-20-25 मिनट पहले की, तो बहुत ज़्यादा फोग जो है वो वहाँ पर मौजूद थी और बड़ी एहतियात के साथ वहाँ पर ड्राइविंग जो है वो करना पड़ी। और ये सूरत हाल जो है ये मेरे ख्याल से पूरे शहर में ही ऐसे ही है। पूरे शहर में ऐसे है क्योंकि मुझे सम टाइम ऐसा लगता था कि मोटरवे वाली साइड पे सब्ज़ाजार में ज़्यादा धुंध होती है, लेकिन आज तो मुल्तान रोड, आज तो ऑल द वे जितना रास्ता था दफ्तर तक का, जोहो टाउन वाली साइड पे जिना हॉस्पिटल से आगे विजिबिलिटी इस तरह थी। और दुरनाब डर भी लगता है कि ये रोड है सिग्नल फ्री, तो बड़ी मोहताज ड्राइविंग की जरूरत होती है सिग्नल फ्री रोड पे। तो आपको बिल्कुल, क्योंकि मुड़ने वाले जो है वो अचानक ब्रेक लगा देते हैं और आपको नजर आता नहीं है और बैक टू बैक गाड़ियां चल रही हैं। आज मैं भी जब ड्राइविंग रोड की तरफ रहता हूँ, वहाँ से निकला तो मुझे था कि खुला एरिया, शायद धुंध बहुत ज्यादा है। और अमूमन ऐसा होता था कि जब आप पाइन एवेन्यू की तरफ लेक सिटी क्रॉस करते थे तो ठीक हो जाता था, लेकिन आज तो टाउनशिप तक मुझे कुछ पता नहीं लगा। ऐसे ही है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, राइविन रोड होगी, पाइन एवेन्यू होगी, लेक सिटी के सामने अब जोहर टाउन भी, और ये खासतौर पर सिग्नल कॉरिडोर जितने हैं वहाँ पे ट्रैफिक इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि पता नहीं लगता। और लोग बैक टू बैक चल रहे होते हैं तो आगे पीछे भी टकराने का खदशा होता है। और मैं इसमें एक सजेशन ये होगा, क्योंकि मेरे साथ आज एक हादसा होता बचा है कि एक गाड़ी में कोई शायद एक खातून से और एक मर्द बैठे हुए थे और वो बीच सड़क के रोक के गाड़ी को डिस्कशन करने लग पड़े। आप देखें, ये और मैं बड़े मुश्किल लगते बच्चों ने रोक के देखा है तो वो मोबाइल दोनों ना यूं एक दूसरे में लगे हुए थे कि पता नहीं क्या डिस्कस कर रहे थे। तो बंदा के यार मेन रोड पे कौन सी डिस्कशन ऐसी जरूरी आ गई है, और खुदा ना खास्ता किसी की वजह से हादसा तो मेरे दिल में ये है, मैंने कहा लगता है कोई ना लड़ाई हो गई, खातून ने बहुत ही ज्यादा जिद किया होगा, शायद मियां बीवी होंगे, तो उसने कहा कि खातून ने किया होगा, मर्द भी कर सकते, एक होता है ना मतलब जाने दे। उसने कहा कि मैं यहीं पे बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं इससे पहले कि खातून जो है ना बहुत, आपने सारी हकीकत जो है ना यही बता दिया कि फोग में जो ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं ना वो सिर्फ इस वजह से नहीं होते कि रोड ख़राब है, ठीक है, वो सिर्फ शहरियों की बेहतियाती की वजह से होती है। स्पेशली अगर रोड्स पर जो छोटी ट्रैफिक है, जिसमें हम बात कर लें ये चिंगची रिक्शा की या मोटरसाइकिल की, इन्हें तो पता नहीं कोई इल्हाम होता है कि हमने स्ट्रेट जाते जाते एकदम से राइट मुड़ जाना है या फर्स्ट लेन से थर्ड में आ जाना है या थर्ड से फर्स्ट में आ जाना है, तो ज़्यादा हादसा जो है वो इसी वजह से होते हैं। एक चीज़ का और भी एहतियात करनी चाहिए कि आप डबल इंडिकेशन से जा रहे होते हैं, आपने प्रॉपर डबल इंडिकेशन लगाई होती है, लाइट्स ऑन की होती है, लेकिन आपको अचानक अगर राइट लेफ्ट मुड़ना है तो थोड़ी देर पहले डबल इंडिकेशन बंद करके आप राइट लेफ्ट को इंडिकेट करें। आप डबल इंडिकेशन सीधा जाते हैं क्योंकि वो सीधा जाने के लिए है।
आप अचानक राइट और लेफ्ट हो जाते हैं तो पीछे वाला पजल हो जाता है। बिल्कुल। इसमें मार्जिन कम है, फॉग में आप अगली गाड़ी से पिछली गाड़ी का फासला कम होता है, लिहाजा आपको बहुत एहतियात की जरूरत ऐसे ही है है, क्योंकि आप एक कॉन्वे के शुरू में चल रहे होते हैं। और आज तो बहुत शदीद वाली फॉग है, यानी इतने से डिस्टेंस पे बस कुछ नजर आ रहा है। मेरे इससे ख्याल आगे रिकॉर्ड आज जितनी फॉग है इससे ज्यादा नहीं होगी, शायद कोई खबर अभी हमारे भी चल जाए कि आज रिकॉर्ड फॉग का जो मतलब आपको आज view तो visibility शहर के उन चंक्स में भी है जहां पर, क्योंकि मैं जैसे ही आती थी यहाँ पर मुल्तान रोड से क्रीम ब्लॉक वाली साइड पे, इस साइड पे धुंध नहीं थी। आज मेरा तो ख्याल कोई 20 मीटर की विजिबिलिटी भी नहीं होगी शायद, क्लियर बहुत अच्छे तरीके से। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई 10 मीटर की विजिबिलिटी पे आप बिल्कुल ऐसे ही है। सो प्लीज मोहताज ड्राइविंग कीजिए। और बहुत ज़रूरी ये चीज़ें हैं जो थोड़ी सी दुरे नयाब ने भी मेंशन की हैं, क्योंकि हम बड़े सेफ ड्राइव कर रहे होते हैं कि हमने जी चारों इशारे ऑन किए हैं तो अब तो हम आराम से जा सकते हैं। उसमें आप राइट लेफ्ट हो रहे हैं और किसी को पता नहीं, और इसी तरह से हादसा हो जाता है। बाकी रह गए जिनके लड़ाई झगड़े हो वो प्लीज़ घर जाके कंप्लीट कर लें, इस या तरह जहां पहुंच के कंप्लीट हाँ, करने जा जहाँ रहे पहुँच हैं के करने वहाँ कर लें प्लीज़। किसी के लिए आप जो है वो हादसे का सबब ना बने। अच्छा जी, पहली खबर है, इंदराज मुकदमा में बड़ी सहूलत है। 15 कॉल पर ई टैग नंबर लगेगा। थाना कल्चर में तब्दीली के लिए सब किया जा रहा है। ये क्या सिस्टम है, आवाम को इसका फ़ायदा कैसे पहुंचेगा? 15 का तो कॉल टाइम पहले ही बड़ी तारीफें मैंने सुनी है कि बड़ा ज़बरदस्त होता है और सहूलत होती है और डायरेक्ट जो है ना आपका मसला ऊपर तक पहुंचता है, लेकिन इसके बावजूद लोग क्यों परेशान हैं? और अब ये जो जिद्दत लाई जा रही है इससे क्या होगा? इमरान देखिए ना, पहली बात तो ये है कि हर दौर में थाना कल्चर की तब्दीली की बात जो है वो की जाती रही है। आपने भी बड़े प्रोग्राम जो हैं वो इस पर किए होंगे, हमने भी बहुत ज़्यादा बीपर्स जो हैं वो इस पर दिए हैं मसाइल के हवाले से कि थाना कल्चर जो है वो है किसी क्या। का एक्सपीरियंस आप सुनते हैं तो बिल्कुल इसी तरह थाना कल्चर में आप यकीन जाने कि जब भी थाने में कोई जाता है कंप्लेन के लिए तो ऑब्वियसली जो थाने के ज़िम्मेदारान हैं, थाने के अंदर मौजूद बैठे हुए, उनके रवैयों का सबसे बड़ा मसला जो है वही होता है कि उनके रवैये जो हैं वो इस किस्म के होते हैं कि इंसान जो है वहाँ जाते हुए डरता है। और दूसरी बात यह है कि हमेशा 15 पर बहुत ज़्यादा फेक कॉल्स जो हैं वो होती थी। उसके बाद फेक कॉल्स पर पर्चों का इंदराज जो है वो भी हुआ और उसके बाद जो है ये सूरत-ए-हाल बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गई। अब जो है निगरान गवर्नमेंट जहाँ पर बाकी सारे मामलात को दुरुस्त कर रही है, वहीं पर ये चीज़ जो है वो भी उनके नॉलेज में थी कि थाना कल्चर में तब्दीली जो है वो हम मज़ीद बेहतर कैसे कर सकते हैं। असल बात ये है कि जो भी शहरी जो बेचारा डर के मारे थाने में नहीं जाता, वो किसी तरीके से उसको ऐसा माहौल, साजगार माहौल फराहम किया जाए कि वो थाने में आ सके, अपनी कंप्लेन जो है, अपनी शिकायत जो है वो बेहतर अंदाज में बता सके। तो उसके लिए शहरी जो है वो तो पहले आते हुए डरता था, लेकिन ये उसके लिए बड़ी सहूलत है कि अगर वो अब 15 पे कॉल करेगा तो उसमें अगर तमाम तर तफसीलात जो है वो बता देगा जैसे कि नॉर्मली लोग बताते हैं, और उसके वहीं पर जो है वो मुकदमात का इंदराज जो है वो हो सकता है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस सिस्टम में लग रही है, इस कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में, वो ये है कि उसकी तमाम तर जो मालूमात है, जो भी उसकी कंप्लेन होगी वो फ्रंट डेस्क में डायरेक्ट जो है वो जाएगी, और अगर उसने उस मालूमात में कुछ अमेंडमेंट करवानी है तो वो फ्रंट डेस्क पे जाएगा, ना कि वो मुहर्रर और दीगर अहलकार जो होते हैं उनके रूम में जाएगा। असल मसाइल वहाँ शुरू ही वहाँ पर होते थे, नहीं तो लेन देन के तकाजे। क्या मतलब गारंटी है वहाँ? देखें, आप यकीन जाने फ्रंट डेस्क के हवाले से मेरा तो एक्सपीरियंस है कि मैं तो हमेशा जब भी फ्रंट डेस्क पर गया हूँ ना, यकीन जाने वाकई वो आपको लगता ही नहीं है कि थाना है। माजरत के साथ मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब भी फ्रंट डेस्क पर हम जाते हैं तो आपको लगता ही नहीं कि ये थाने का हिस्सा है। और ख्वाहिश यही होती है कि थाने में बाकी कमरों में जाने की बजाय फ्रंट डेस्क पर जो है वो बैठा जाए और वहां पर अपनी कंप्लेंट, वहां पर आपको खुद भी लिखने की जरूरत नहीं है। सामने एक बंदा बैठा हुआ है जिसके पास एक सिस्टम है, आपने सिर्फ उसको अपना नाम बताना और अपनी कंप्लेन बतानी है कि मेरी कंप्लेन है क्या। उसने खुद ही टाइप करके आपको सारा कुछ करके आपको फोटोकॉपी हाथ पे थमा देनी है, उसके बाद फर्दर प्रोसेस जो है वो उस पर होना है। तो मेरे ख्याल से ये एक बेहतरीन सोच है अगर ये आगे भी चलती रहे। अच्छा, लेकिन इसको यकीनी भी तो बना। बिल्कुल हुआ ये था कि वज़ीर आला गए थे गुजरात में, ठीक है, थाना लारी अड्डा था, वहाँ पे उन्होंने जब एंटर हुए तो फ्रंट डेस्क पे उन्होंने पूछा कि खोलें ज़रा कंप्लेंट्स। एक कंप्लेंट देखिए 3 दिन पहले की थी, मोटरसाइकिल चोरी की। मोटरसाइकिल चोरी की कंप्लेंट पे उन्होंने कहा कि इसको कॉल मिलाएं। उसको कॉल मिला के पूछा, उन्होंने कहा कि कोई बंदा आपके पास आया, कोई तफ्तीशी गया, किसने रिस्पॉन्ड किया, और 0/0 जवाब था। वहाँ पे उस वक्त से उनके ज़हन में ये चल रहा था कि मैं इसको इतना मौसर बनाऊंगा कि जब बंदा 15 पे कॉल करेगा, ना सिर्फ उसकी कॉल को अटेंड किया जाएगा बल्कि तफ्तीशी मौका पे जाना गवारा भी करेगा कि जी मैंने जाके मौका देखना है, कहाँ से किसकी घर से चोरी हुई है, डकैती हुई है, कहाँ पे कोई वारदात हुई है।
और उसके बाद उसको फीडबैक देना है। अगर तो वो जेन्युइन है तो उस पर तफ्तीश का अमल आगाज़ करना है, और अगर वो नॉन जेन्युइन है तो उसको खारिज कर देना है दफ्तर से, उसका रिकॉर्ड से उसमें लिख देना है कि ये फेक कॉलर है। फिर फेक कॉलर इतने तंग करते थे, फिर और बड़ी चीज़ें हैं, 15 का वक्त ज़ाया होता था, आपकी पूरी रिस्पॉन्ड एक था, आपको शायद याद हो हमारे इसी स्टूडियो में बैठ के 15 को ट्रैक किया गया, कॉल की गई, वहाँ से रिस्पॉन्ड हुआ। डीआईजी ऑपरेशंस को मुझे याद नहीं कौन थे, शायद डॉक्टर हैदर अशरफ थे या कौन थे, वो बैठे थे। तो आपने भी एक प्लान किया हुआ कि अब भी आपने इसको आजमाना है और अपने स्टूडियो से ही। तो ये चीज़ें अगर लोगों का एतमाद बढ़ाना है तो एक तरफ लोग जो मजाक करते हैं वो ना करें, दूसरी तरफ जो तफ्तीशी और पुलिस अफसरान गवारा ही नहीं करते उसको रिस्पॉन्ड पे जाके मौके पे जाना, वो जरूरी होता है। लोगों का ट्रस्ट डेवलप। फ्रंट डेस्क पे दुल्हन आपकी बात को मैं जो है वो आगे बढ़ाऊंगा कि जब फ्रंट डेस्क पे आप कोई कंप्लेन लिखवाते हैं ना, तो वो जब आपको रसीद देते हैं ना, आपका कंप्लेन नंबर, उसके ई टैग और उसके साथ आपको वहाँ पर एक नंबर लिख कर देते हैं कि ये तफ्तीशी अफसर है जो कि आपके इस केस को देखेगा। उसमें कायदे ज़ाबित के मुताबिक होना तो ये चाहिए कि वो तफ्तीशी अफसर जो है वो जाए, जाके मौके पर मौका देखे और उसके बाद आपसे मिले। लेकिन होता क्या है कि जब आप उस नंबर पे कॉल करते हैं ना, ये मैं माजी की बात बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आज के दिन क्या हो रहा है, जब तफ्तीशी अफसर को आप कॉल करते हैं ना कि जी आप नहीं कॉल कर रही हैं, तफ्तीशी अफसर को आप कॉल करके कहते हैं कि जी मेरा ये मसला था, वो कहेगा अच्छा जी आप ऐसा करें कि कल आप थाने में आ जाएं, बैठ के बात कर लेते हैं। ठीक है, ये सूरत है। होता ये था कि अब आप देखें जेन्युइन कंप्लेन है, आपने करवाई है, आपको कोई रसाई नहीं है, 3 दिन 4 दिन तक तफ्तीशी का पता ही कोई नहीं, कोई बंदा आपसे पूछ ही नहीं रहा, और एक बंदा बाअसर है वो झूठी कंप्लेन दर्ज करवा के आप पे मेरे पे भैंस चोरी का मुकदमा, चारपाई चोरी का, पता नहीं कौन से मुकदमे होते थे, तो क्या बंदा पूछे कि आपने मौके पे जाके विजिट किया कि वहां मैं भैंस लेके जा रहा था या क्या। तो इस चीज पे भी रोकथाम बहुत होगी कि किसी पे झूठा पर्चा देना मुश्किल हो जाएगा। इस सिस्टम पे ई टैग लगने से, पूरी ट्रैकिंग होने से दो बड़े फायदे हैं कि एक तो मौके पे जाके अफसर मुलाजिम बताएगा कि हम गए, हमने देखा, और दूसरा किसी भी झूठी जब एफआईआर देगा ना तो वो कहेगा जी आप कब गए थे बताएं, आप ट्रैकिंग निकालें, आप कब गए मौके पे। झूठ का तो मार्जिन ही नहीं रहेगा। चलें जी, लोगों को इसका फायदा पहुंचे, और हमें एक्सपीरियंस जरूर, अगर किसी के साथ ये आप इस जिद्दत से फायदा उठाते हैं, जरूर हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और जैसे मौसमियाती तब्दीलियाँ तेज़ी से रूनुमा हो रही हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप आज के वक्त से कुछ सीखें और प्लानिंग करें। स्मॉग के लिए अगर आज प्लानिंग ना की गई तो यकीन माने, मुझे तो लगता है कि जिस तरह अभी तक सूरत हाल है, हर दूसरा बंदा नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, और ये वो असरात हैं जो स्मॉग ने हमारे ऊपर छोड़े हैं। तो अगर आज प्लानिंग ना की गई, आज इस वक्त से सीखा ना गया, तो वो जो आने वाला सीज़न होगा, खुदा न खास्ता, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जानलेवा भी साबित हो। सो इस पर निगरान सीएम जो हैं वो खासे मुतहरिक भी नज़र आ रहे हैं, और चीनी माहिरीन के हुक्काम को जो है वो ब्रीफिंग दी गई, उनकी जानिब से ब्रीफिंग दी गई है। आपको ये बताएं कि चीनी काउंसिल जनरल क़यादत ने माहौलियाती माहिरीन, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आमद हुई उनकी, और पंजाब में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को उन्होंने सराहा भी। अच्छा जी, पहले जो स्मॉग के हवाले से बातचीत हुई और उसके लिए क्या कर रहे हैं चीनी माहिरीन, उस पर बात कर लेते हैं। दुर्गे आप। अच्छा देखिए, पहले स्टडी करने की ज़रूरत है कि चीन ने इस पर किस तरह काबू पाया, और चीन के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म के, आपको पता है कि उस तरह के टावर्स लगे हुए हैं कि जिससे वो मुख्तलिफ स्प्रिंकलिंग करते रहते हैं, पानी का छिड़काव होता है, और एक नीम बारिश वाला माहौल बन जाता है, जिससे जो गर्द अब मोलक होती है उसको नीचे जो है ज़मीन पे उतर जाती है, उसके बाद मौसम खुल जाता है। अब हमें उस तरफ जाना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारा मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, सिर्फ लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी अब लाहौर से निकलें तो अभी किसी ने मुझे दोस्त ने मैसेज किया था कि यार धूप सेकनी तो इस्लामाबाद आ जाओ। तो हालात तो ये है कि लोग हमें अब इस तरह के ताने मारने शुरू हो गए हैं कि मजाक में कहना शुरू हो गए कि अब निकलो यहाँ से। तो ये भी बहुत ज़्यादा लोग संजीदा सोचने लग पड़े हैं जो वसाइल रखते हैं कि आइंदा 5 साल 10 साल ऐसा रहा तो लाहौर तो रहने के काबिल नहीं रहेगा। बिल्कुल। लेकिन बतौर गवर्नमेंट इस वक्त वज़ीर आला सैयद मुहस्सिन नकवी बहुत संजीदा हैं और वो लाहौरियों को इस जानिब से बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, ना सिर्फ चीनी माहिरीन के साथ बल्कि उन्होंने अलमाते की भी मुख्तलिफ माहिरीन के साथ, दुबई के बहुत सारे दोस्तों के साथ उन्होंने ये काम किया। और दुबई ने, आपको पता है कि उनकी सिर्फ एक आवाज़ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आके उन्होंने एक मॉडल करके दिखाया कि ये हो सकता है और कितना अच्छा फ़र्क पड़ गया था। अगले दिन का ही जो उस वक्त स्मोक का काउंट था हम 7वें नंबर पे आ गए थे। तो हमें अब सस्टेनेबल एंटी स्मोक जो एक्टिविटीज़ है उसकी तरफ जाना पड़ेगा। अब उसमें ऑप्शन क्या है, जिस तरह कल चीनी हुकाम ने बहुत अच्छा वज़ीर आला की काविशों को सराहा भी, उन्होंने तमाम प्रोजेक्ट्स पे
फर्दन उन्होंने कहा कि जी ये बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। अब इसके साथ उन्होंने कहा कि ज़रूरत है हम वो माहौल दोस्त प्रोजेक्ट लगाएं जिसके बाद हमें इस लाहौर शहर के माहौल पे बेहतरीन नज़र आए। और उसमें मैंने आपको बताया कि वन ऑफ देम क्या है जी, आप टावर लगाएंगे। आपके टावर्स के लिए मेरा ख्याल है, जो मुझे जहाँ तक बताया गया कि हुकूमत की वर्किंग मुकम्मल हो चुकी है। उन्होंने कुछ प्लान्स, कुछ मकामात सेलेक्ट कर लिए हैं जिस पे वो कोशिश करने जा रहे हैं कि जहाँ पे स्मोक बहुत ज़्यादा होती है और जहाँ पे ये पानी की छिड़काव से मुसलसल जो कंटिन्यूसली अमल है उससे बहुत बेहतरी लाई जा सकती है। और दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने शहरियों को किस तरह तैयार कर रहे हैं कि उन्होंने इसके आफ्टर इफेक्ट से बचना है। उस पर बहुत काम किया गया। उस पर चीनी माहिरीन ने जिस तरह कोरोना में बहुत ज़्यादा हेल्प की हमारे सामने है, और सबसे पहले चीन ही उतरा और वैक्सीन लेकर वहाँ पाकिस्तान में आया। और उनके साथ वो भी अब एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं कि जी हम एजुकेट करें कि हम कोरोना से किस तरह इसके आफ्टर इफेक्ट से बच सकते हैं। इससे बड़े मसाइल हो रहे हैं। इससे ना सिर्फ नज़ला ज़ुकाम एक तरफ, इससे काली खांसी और बहुत सारे मसाइल भी जो है वो आप देखेंगे कि इसी का असर निकलेगा पीछे कहीं ना कहीं आपके लंग्स पे जो इफेक्ट है। इस पे बहुत बात की गई। फिर इसको एजुकेशन का हिस्सा बनाने का भी एक बात की गई कि आपने इस तरह की बीमारियों से, इस तरह की चीज़ों से किस तरह नबरदस्मा होना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह बच्चे को डेंगू और कोरोना के बारे में पता लग गया है कि किस तरह होता है, क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, आपको ये भी तो एजुकेट करना है ना कि स्मोक के बायस पैदा होने वाली कौन सी बीमारियाँ और उसके आफ्टर इफेक्ट क्या, और कौन सी बीमारियाँ हैं जो स्मोक से नहीं होती, जिसको आप ऐसी बस लोगों में हरासमेंट पैदा करने के लिए जो आप सेंसिलाइजेशन जो है पैदा कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ों पे बड़ी तवज्जो दी जा रही है। और कल जो वक्त मिला है वज़ीर आला से, उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बात की है। मरहलावार फिर वो हेल्थ डिपार्टमेंट से, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से, लोकल बॉडीज से, सबसे वो मिल रहे हैं और सबके साथ वो पुख्ता प्लान शेयर कर रहे हैं जिसके आप कुछ दिनों में आपको। चलिए जी, अच्छी चीज़ ये है ना कि आप बर वक्त चलें, कुछ कर तो रहे हैं और ये आज प्लानिंग होगी तो कल इसके नताइज भी सामने आएंगे। इमरान ना देखिए, मौसमियाती तब्दीलियाँ हमेशा जो है वो अपना असर रखती हैं, सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, ये हमेशा असर जो है वो सबसे ज़्यादा करती हैं बच्चों पर और बूढ़ों पर, क्योंकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो अभी कम भी हर होती रोज है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल से डेटा आ रहा है, वो खौफनाक। बिल्कुल ऐसे है कि हर साल जब भी स्मोक आती है और ऐसी ही ख़बरें और ऐसा ही डाटा जो है वो सामने आता है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बीमार हो रहे हैं। लेकिन अब कदरे लोगों को थोड़ा ये भी, स्पेशली अगर हम बात करें स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं, हर बच्चे के पास तकरीबन मास्क वो होता है, वो यूज़ भी करते हैं और वालिदैन को पता है कि अपने बच्चों को कैसे महफूज जो है वो रखना है। खैर, इसके साथ साथ गवर्नमेंट सरकारी सतह पर हैं तो माजी में जो है वो ईंटों के भट्टे जो हैं उनको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर लाया गया। हुकूमतों ने पाबंदी लगाई कि फसलें जो हैं वो ना जलाई जाएँ, किसी भूसे को आग जो है वो ना लगाई जाए। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ मुकामी सतह पर नहीं, बल्कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि हमारे बॉर्डर एरिया के साथ जो जुड़वा शहर हैं वहाँ से भी काफ़ी ऐसे फुजले जो हैं या मौसम जो है वो फ़ज़ाएँ जो हैं वो ऐसी गर्द आलूद आती हैं जो हमारे यहाँ पर असर रखती हैं। तो जब इस हमेशा हम यही बात करते हैं कि हमारे इदारे तो मौजूद थे, हुकूमतें भी मौजूद थी, लेकिन ये रिसेंटली दुर नियाब की मेरे ख्याल से वो ख़बर थी कि वज़ीर आला ने जब मीटिंग चेयर की और उसमें तमाम जो सरकारी महकमे थे, उन्होंने वज़ीर आला खुद कहते कि आप इतने सालों से करते क्या रहे हैं। बिल्कुल कि मतलब आप ये नहीं जान पाए कि इसकी असल वजह क्या है। हल तलाश करना तो दूर की बात कि स्मोक बढ़ने की असल वजूहात क्या है, रोकथाम तो बात की बात है। फिर जो है वज़ीर आला निगरान गवर्नमेंट जो है, इन्होंने ये जो है वो सोचा था कि वो ममालिक, वो तरक्की याफ्ता ममालिक जिन्होंने स्मोक को फेस किया और कंट्रोल किया, हम उनसे हेल्प जो है वो लेंगे। और दुर नियाब की वो खबर थी कि मुख्तलिफ ममालिक जो थे, निगरान गवर्नमेंट ने उनसे ये कहा कि भाई हम इस काबिल नहीं हैं कि आपको पे कर सकें, आप आएँ, दोस्ती के नाते जो है वो हमें थोड़ा जो है ना, यहाँ पर तो आप किसी डॉक्टर के पास भी जाएँ तो वो भी कंसल्टेंसी के आपसे 2000 रुपये जो है 3000 रुपये ले लेता है। तो ये बड़ी बात है कि वो ममालिक जो तरक्की याफ्ता हैं वो आकर आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर आए हैं और उन्होंने बड़े सूदमंद और फ़ायदेमंद आपको मशवरे जो है वो दिए हैं, जिन पर बहुत जल्द जो है वो इम्प्लीमेंट करने गवर्नमेंट जा रही है। सिर्फ इस अमर की होती है कि आपके जो जिम्मेदार लोग हैं वो काम करना शुरू करें। बस आप जब कुछ करने की ठान लेते हैं तो फिर खुद ब खुद रास्ते भी बनते जाते हैं। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। सो अब कुछ आ जाते हैं जी इलेक्शन की गहमा गहमी जो फाइनली कुछ नज़र आई है। कल मरीम साहिबा जी खुद ग्राउंड पे थी जी। नून लीग की इंतखाबी मुहिम तेज़, मरीम नवाज़ का PP 159 में वालिहाना इस्तकबाल किया गया और टाइम टू टाइम वो बीच में रुक के अपने वर्कर्स से
कारकुनों से बातें भी करती रहीं। दुर्रे नायाब अब बिलावल साहब ये नहीं कह सकेंगे कि इस मुल्क में सिर्फ इलेक्शन कैंपेन हम ही कर रहे हैं। हाँ। देखिए अब आहिस्ता से शुक्र है ये निकले हैं कि बाहर आए हैं, और वजह समझ नहीं आती थी। हमें तो ये भी तवक्को थी कि शायद ये वेट कर रहे हैं अदालती फैसले का, लेकिन जब अदालती फैसला आया उसके बाद भी 1-2 दिन खामोशी रही, और उसके बाद कल निकलना मरीम नवाज़ का तो मेरा ख्याल है कि ये एक पॉजिटिव बात है इलेक्शन के हवाले से। और इलेक्शन में गहमा गहमी जो है वो ऑल्दो वैसी तो नहीं है जैसी हमने 13 में 18 में देखी और हमने कवर की, बिल्कुल भी वैसे नहीं है। चले मैंने कहा थोड़ा मार्जिन दे दें, बिल्कुल तो ना कहें, लेकिन अब ये है कि जिस तरह जरदारी साहब भी एक्टिव हुए, लाहौर पहुँचे, अब लाहौर के बाद वो अपने हलके में जा रहे हैं, बेटे के लिए पूरी कंपेन कर रही हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो कंपेन करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मेरी असेसमेंट है कि शायद वो ज़्यादा दिल से और ज़्यादा बड़ी कंपेन कर पाएँ जो गुज़िश्ता रोज़ हुई मुस्लिम लीग नून के बड़े लीडरान की जानिब से। मुझे ये लगता है कि जरदारी साहब जो है 1 to 7 में कंपेन करेंगे वो देखने के काबिल होगी। और ज़ाहिर बात है उनकी हमदर्दी इस लिए भी है कि उनका बेटा भी खड़ा हो रहा है, और पहली दफ़ा लाहौर में सीट निकालने के रोशन इम्कानात भी हैं। ये भी मैं आपको बताऊं कि ऐसी बात भी नहीं है कि बिलावल साहब को वोट ना मिले। बिलावल साहब अगर हैं तो फिर तो वाकई, क्योंकि जिस तरह के उम्मीदवार आगे सामने आ रहे हैं ना, तो मैं तो उसको रेट करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि ठीक है बहुत ज़्यादा हमदर्दी वाली बात नहीं करें, लेकिन आपने दूसरी जमातों ने जिस तरह के बंदे उतारे हैं, हमने तो उसी से मुवाजना करना है ना। आप 1 to 7 को चलें छोड़ दें, आप बाकी हल्कों में आ जाए। आपने जिस तरह के अच्छे लोगों को नज़रअंदाज करके दूसरे लोगों को तरजीह दे के मुकाबल में खड़े कर दिए, 2 सीटों पे आपने खुद कुर्बानी दे दी, सीट एडजस्टमेंट कर ली। IPP की तहरीक अब मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग चला रहे हैं। मैं तो सारा दिन सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ कि उनकी तहरीकें अब 2 हलकों में IPP को सपोर्ट करते हुए मुस्लिम लीग नून के जितने भी MPs थे, जो माजी में रहे, जो मौजूदा उम्मीदवारान हैं, वो पूरा कंधा लगा रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता, चले मैं कहता हूँ, अगर फिर भी रिजल्ट नहीं मिलते, मुस्लिम नून के MPs जो नीचे खड़े हैं वो सारी जोर लगा के भी अगर NA में वो 2 रिजल्ट नहीं मिलते, तो मुझे बताएं कि फिर आपकी सियासी दानिस्तगी और समझदारी को क्या कहेंगे। एक क्वेश्चन तो चले यहाँ वेट हो गया। फिर जितनी बददिली के साथ कंपेनें चलाई जा रही हैं, वेरी सॉरी पे मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जितनी बददिली के साथ कंपेनें चलाई जा रही हैं, क्या इस तरह कोई अचीवमेंट होती है? क्या इस तरह कोई अपना हदफ अबूर करता है या अपने हदफ के करीब पहुंचता है? तो मुझे तो लगता है कि शायद आप इंतज़ार कर रही हैं किसी चीज़ का कि बस एक दिन आंख खुले और सुबह पता लगे कि हम जीत गए हैं और हम जाके मसनद पे बैठ गए। इस तरह नहीं होता, होने नहीं वाला। खैर कुछ वही रिवायती नारों तो दिल दिखाए ना, दिल गुर्दा निकाले, निकले बाहर। कुछ रिवायती नारों की तरफ आ जाते हैं। मरियम साहबा कहती हैं अगर महंगाई मुकानी है तो शेर पे मोहर लगाएं, तकदीर बदल देंगे मुल्क की। कन्विंस हुए आप इन जुमलों से? इमरान की दुखती रख पे आपने जो है ना नहीं, कमेंट करने को अवाम का तो इस टाइम बड़ा मसला ये है। अगर आपने पूछ लिया है तो अब आप सुने भी ज़रा जो मैं कहने जा रहा हूँ। इस प्रोग्राम में बैठे हुए मैंने पहले भी एक बात कही थी कि जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लाहौर आना था तो उसकी आमद से कबल मैंने इसी प्रोग्राम में बैठ के ये बात कही थी कि मुस्लिम लीग नून की ये रिसेंटली जब तरीके PDM की हुकूमत जो है वो आई और मुस्लिम लीग नून को मुल्क की भागदौड़ संभालने का दोबारा से मौका मिला जो कि शहबाज शरीफ साहब के हाथ में थी, उस दौर में वो जो दौर रहा है ना वो नून लीग के लिए बहुत भारी रहा है। ठीक है, वो जो था ना उसके बाद वो लिटरली मैं यही कहता था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं जब पाकिस्तान आ जाएंगे उनके लिए कड़ा इम्तिहान और जो चैलेंज होगा ना वो सिर्फ इनका ये शहबाज शरीफ का ये दौर होगा जो इन्होंने वज़ीर आज़म बन के गुजारा, वो एक मुश्किल अमल था। कल मैं एक और चीज़ आपकी भी नज़र जो है मैं उस पर लाना चाहता हूँ कि देखें साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं पाकिस्तान आ गए, लाहौर आ गए, उसके बाद उन पर जो केसेस थे वो भी ख़त्म हुए। अच्छा, इन सारी सूरत हाल को देखते हुए कि इलेक्शन की गहमा गहमियाँ उसके बावजूद आपने एक चीज़ नोट की है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो अभी तक उस तरह खुल के सामने नहीं आए। बिल्कुल। अब वो खुद नहीं आ रहे या उन्हें आने नहीं दिया जा रहा, ये एक अलहदा चीज़ है, लेकिन या उन्हें नजर आ रहा है या उन्हें नज़र आ रहा है, ये भी चीज़ है। अब आप ये देखें ना कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जिस तरह कह रही है कि अगर आपने महंगाई को ख़त्म करना है तो आपको दोबारा से नून लीग के हाथ में बागडोर मुल्क जो है वो देनी होगी। दूसरी तरफ आपके ही लीडरान जो है वो खुद इनकी स्टेटमेंट की कंट्राडिक्शंस ये हैं कि आपके जो लीडरान हैं वो खुद कह रहे हैं कि जी अभी भी हमें कोई 10 साल 15 साल लगेंगे मुल्क को बेहतरी की तरफ लाते हुए।
भैया आप आवाम को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? खुद आपके अपने वोटर जो है ना वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं आपके इन स्टेटमेंट से। क्या आप कह रही हैं कि जी महंगाई को ख़त्म करना है तो शेर को लाना होगा, इक़्तिदार में लाएं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। पहले इक़्तिदार आपके पास जो रहा, पहले कितनी की कामयाबी जो है वो आप, अब छोटी सी मिसाल जो अभी हमने खबरें डिस्कस की हैं, स्मोक पे आप काबू पा नहीं पाए, ठीक है, स्मोक आपके ही दौर में आई और आप अभी तक उस पर काबू जो है वो नहीं कर पाए। कम से कम निगरान गवर्नमेंट जो है इसका जितना भी टेन्योर रहा है, कभी ऐसे हुआ कि तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो यहाँ पर आपकी मदद के लिए आए हों? जिस तरह दुर्र नयाब ने बताया कि वो जगह भी आइडेंटिफाई कर ली गई हैं कि कहाँ कहाँ पर हम वो टावर जो है वो लगा सकते हैं। बर्मला कहना शुरू हो गए हैं कि जी हमें अब तो यही सेटअप ठीक है, अगर आप चलने देना ना इसको बड़ा एक्चुअली बड़ा लोग ओपन है। आप ग्राउंड पे बेहतर जाके है ना। लोगों से महंगाई खुद देखना, गुफ्तगू करके पेट्रोल की कीमतें, पेट्रोलिंग मसनूआत की कीमतें नीचे आ रही हैं, ठीक है, महंगाई जो है वो अगर कम नहीं हुई तो बढ़ी भी नहीं। लोगों का मसला क्या है कि अस्पतालों में अच्छी सहूलियात मिले, हो रहा है। असल बात ये है, माजी में जितनी भी हुकूमतें आई ना, मैं खुद कहता हूँ कि मैं शहबाज शरीफ साहब को जो है, जब वो वज़ीर आला पंजाब थे, मैं यही कहता था, मैं कहता था यार ये सिर्फ सड़कों पे पैसा लगा रहे हैं। और सड़कों पर भी पैसा लगाने का मुझे गुस्सा जो है वो इस वजह से था कि जेल रोड, गौसुल आजम रोड की मिसाल मेरे सामने है कि वहां पर अगर उन्होंने कुछ बनाया है, कोई यू टर्न्स बनाया, कुछ भी बनाते थे तो बाद में कहते थे इसको चेंज कर देना चाहिए, ठीक नहीं बना। मतलब आपके पास को अपना दिमाग नहीं है। हुकूमतें जो हैं वो करती रही हैं। निगरान गवर्नमेंट ने क्या किया? निगरान गवर्नमेंट ने भी रोड्स बनाई, अंडरपासेस बनाए, पुल बनाए, लेकिन आप ये देखें कि उनका लगा हुआ पैसा नजर आ रहा है कि अवाम को सहूलत मिल रही है। शादरा की मिसाल आपके सामने है, रिंग रोड सदरन लूप 3 की मिसाल आपके सामने है, जिस पर 12 साल बाद ये काम हुआ है। उसके साथ हॉस्पिटल्स और तालीम, वाटर नोड इवन, जिस पे कभी नहीं थाना काम कचहरी, हर तरफ ये जा रहे हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे अगली खबर की तरफ, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। और अक्सर जब इस तरह की खबर आती है ना तो नॉर्मली ये लोग कहते हैं कि चलो जी अब तो खवातीन गई। नहीं जी, मर्द हजरात भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इन क्रीमों की जद में हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्रीमें हम मार्केट से लेते हैं, अच्छे खासे पैसों की लेते हैं, ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये स्किन के लिए कितनी नुकसानदेह हैं। इवन माहिरीन तो यहाँ तक कहते हैं कि ये स्किन कैंसर भी कॉज करती हैं। सो इस पर प्रॉपर मुहिम चलाना, अवाम को, मुहिम से भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अवाम को बताएं कि उनके लिए चीज़ें किस कदर ख़तरनाक हैं। अवाम को एजुकेट करना, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर जाके प्रॉपर इनके नुकसानात और इसके बारे में आगाही देना वक्त की अहम ज़रूरत है। इमरान भाई बताइएगा, ये जाली ब्यूटी क्रीमों के खिलाफ अब क्रैकडाउन की तैयारी की जा रही है। अच्छा, इस आड़ में फिर लोगों को तंग भी किया जाता है। लोग ये भी कहते हैं, एक तो हमारे यहाँ ये क्रैकडाउन को माफियाज को और तरह से भी लिया जाता है। देखिए, जब भी हम मसाजिद में जाते हैं या मदारिस में जाते हैं या किताबों में पढ़ते हैं तो अक्सर इस्लामी बारात जो है उसमें एक ये भी चीज़ थी कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना मुझे लगता है कि अब सिर्फ किताबों की और वाकई मसाजिद के अंदर तक महदूद रह गई। आप क्रीम की बात करें या तो खाने पीने वाली चीज़ों में करनी जाती है। बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि क्रीमों के अलावा मैं ओवरऑल अगर बात करूँ कि हमारे इस माशरे में लोग जो हैं वो इसको अपना फ़र्ज समझना शुरू हो गए हैं कि दूध में पानी डालना है, घी खराब बनाना है और खाने पीने में मिलावट करनी है, मिर्चें जो हैं उनमें बरादा इस्तेमाल करना है, रंग करना है। बिजनेस कर रहे हैं ना तो 2 नंबरी आप इसमें। पहली बात तो ये है कि अल्लाह माफ़ करे कि बरकत आती ही नहीं है आपके, ना माल में बरकत रहती है ना आपके कारोबार में। वक्ती तौर पर इसीलिए तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो है वो रस्सी छोड़ी होती है और जब खींची जाती है फिर पता चलता है। लोग कहते हैं कि ठीक है जी हमें कौन सा कोई देख रहा है। पहली बात तो ये है वो लोग जो मिलावट करते हैं उन्हें इस चीज़ को सोचना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद बाकी मुख्तलिफ इदारे भी बने हुए हैं, टीम्स भी बनी हुई हैं और हम देखते रहते हैं कि मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ जो हैं वो अमल में लाई जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि जब भी आप ऐसी किसी भी फैक्ट्री पर रेड करते हैं, मैं इदारों की, मैं आंखों देखी बात कर रहा हूँ, मैं कानों सुनी बात नहीं कर रहा, कि मुख्तलिफ इदारे जब रेड करते हैं तो जहाँ पर ये 2 नंबरी हो रही होती है उसके खिलाफ FIRs होती हैं, सारा कुछ होता है। उसके बाद वो शख्स वहाँ से उठ के कहीं और जाकर ये काम जो है वो दोबारा शुरू कर लेता है। तो आपको आपके कवानीन जो है वो मजीद सख्त करने की जरूरत है ताकि वो शख्स दोबारा कभी इस शहर, इस मुल्क में काम ना कर सके जो मिलावट करता है। बिल्कुल ऐसे। मेरे पास 10 सेकंड है, सॉरी दुर्रे ने, आप हम इंशाल्लाह जरूर आगे इस पर बात करेंगे किसी शो में। आप नाज़रीन ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, हेडलाइंस होंगी। आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस के बाद आते हैं। खुशामदीद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आज के शो में होगी जो
किसी ना किसी मसरूफियत की वजह से, कोई घर में मसाइल की वजह से, जॉब की वजह से, कारोबार की वजह से प्रॉपर तरीके से यूनिवर्सिटी कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। ऐसे में एक इदारा जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटीज़ जो है वो लेकर आया है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है जी। कौन कौन से यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ़र किए जाते हैं और इसके साथ साथ कैसे यकीनी बनाया जाता है कि वो मयार तालीम का जो यूनिवर्सिटियों में, डिफरेंट यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में है, उसको पूरा किया जाए। स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन होनी बहुत ज़रूरी है कि अगर उसको कहीं मसला आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आया जानने के लिए टीचर्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं। पेपर्स की तैयारी से पहले अगर कहीं पर हेल्प चाहिए तो किस तरह से हेल्प आउट किया जाता है, और इसके साथ साथ बहुत सारे दीगर सवालात हम आज के शो में करेंगे जी। हमारी मेहमान जिन्होंने ज्वाइन किया है जी, डॉक्टर उज़मा तारिक हैं, PhD और एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है, और इनके बारे में मैं आपको ये बताती चलूँ जी, पिछले 20 साल से शोबा तालीम में ये इंतज़ामी और तदरीसी उमूर सरअंजाम दे रही हैं। वेलकम करेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आम तौर पर लगता था लोगों को कि यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे तो वो एक इन्वायरमेंट होगा तो अच्छे तरीके से हम एजुकेशन हासिल कर सकेंगे। कोविड के बाद थोड़ा सा लोगों का ये भी सिनेरियो चेंज हुआ। अब पता है जी, ऑनलाइन लर्निंग अगर आप अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो इसकी भी उस तरह से रिजल्ट आ सकते हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, कुछ इनका पैटर्न आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोविड टाइम तो 2019 और उसके बाद का है। इट्स सिंस 1974। ओपन यूनिवर्सिटी तो उस वक्त कंसीव की गई थी दुनिया में जब सिर्फ एक UK ओपन यूनिवर्सिटी मौजूद थी। उसके साथ दूसरी जो ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट था वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया गया 74 में, और 74 से कीपिंग वन थिंग इन माइंड कि आगे जाके कहीं पर आपकी रेगुलर स्टडीज़ से हट के आपको एक ऐसा मॉड एजुकेशन का चाहिए हो सकता है कि जिसमें अपनी आप वर्क, फैमिली और अदर कमिटमेंट्स को भी साथ लेकर चलें। तो 74 से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी हैज़ बिन सर्विंग पाकिस्तान। बल्कि वी रियली बिलीव कि हमारे पास तो हम एक क्रेडिट लेते हैं कि 40 लाख स्टूडेंट है हमारा जो पास आउट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इट्स नॉट कोविड एक्चुअली, इट्स सिंस 1974 वी आर सेलिब्रेटिंग अल्हम्दुलिल्लाह द 50th एनिवर्सरी ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी दिस ईयर। तो हमारा एक डिस्टेंस एजुकेशन और जिसको आप फासलाती निज़ाम तालीम कहेंगे, तो उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। सो किन किन लोगों को ऑफ़र किया जाता है? कुछ ऑब्वियसली होंगी रिस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पर तो लेट्स सपोज अगर हाउस वाइफ हैं, मदर हैं, फिर अगर ख़वातीन की अगर हम स्पेशली बात कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं अभी भी हमारी सोसाइटी में जिद्दत जितनी मर्जी कह रहे, घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। सो क्या कोई एज रिस्ट्रिक्शन ऐसी चीज़ें भी होती हैं? ये अगर हम स्टार्ट करें ओपन यूनिवर्सिटी तो आपके लिए यूनिवर्सिटी के नाम आने से हम शायद ये समझते हैं कि वो कॉलेज से आगे वाली तालीम ना। ओपन यूनिवर्सिटी बुनियादी तौर पे आपको मैट्रिक से लेके तो PhD तक तमाम एजुकेशन ऑफ़र कर रही है। उसके दोनों मॉड्स हैं, आप फासलाती निज़ाम में तालीम से भी पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ आपको कुछ फ़ेस टू फेस ऑप्शंस भी हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास जो बच्चा आता है वो 13 साल की उम्र का बच्चा मैट्रिक के लिए एंटर हो सकता है। उसके बाद आप 100 साल के भी हैं और आप फर्दर अपनी तालीम बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमारे स्टूडेंट बन सकते हैं। तो 13 साल मिनिमम से लेके और आप आगे जितनी मर्जी उम्र के अंदर आप कहीं काम कर रहे हैं, आप कहीं घर बैठे हैं, इवन नॉट ओनली इन पाकिस्तान। ओपन यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली इस वक्त अगर हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें, हम लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी केटर कर रहे हैं। चलें, आप कहीं पर भी बैठे हुए हैं। आपने ख़वातीन की पर्टिकुलरली बात की, हमारा जो मैंने आपको 40 लाख का फिगर बताया उसमें 60% ख़वातीन हैं जो पास आउट हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आज के टाइम तक हमारी ख़वातीन बाहर नहीं जा सकती हैं, तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। आप जहाँ बैठे हैं, जिस मर्ज़ी कमिटमेंट के साथ हैं, आप अपनी तालीम कंटिन्यू कर सकते हैं। लाइक मैट्रिक, FA, उसके बाद आपके पास BA था पहले और अब वो एसोसिएट डिग्री है, या आप बीच में रोक दीजिए, अपनी कोई कमिटमेंट है उसको पूरा कीजिए, 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद
जब आपका दिल चाहे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलें, ये भी ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा जी ट्रांसजेंडर के लिए भी हमें पता चला जी। सो ये बताइएगा कब और कैसे स्टार्ट की? वेल, ओपन यूनिवर्सिटी ऑफर्स डिफरेंट प्रोग्राम्स। उसमें जो हमारे पास मैट्रिक से लेके पीएचडी तक के ऑप्शंस हैं, उनमें हमने हर तरह का वी बिलीव कि वी आर पाकिस्तान बिकॉज हम सब जगह मौजूद हैं। तो जब हम पाकिस्तान कहते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि तमाम जिस भी जिसे कहते हैं ना कि मकतबा फ़िक्र का बंदा है, आप कहीं पर भी मौजूद हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आप फॉर्मल पढ़ रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप हमारे पास आ सकते हैं। हम ये बिलीव करते हैं कि जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है वो भी, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है वो भी ओपन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो सकता है। कीपिंग दैट, हमारी कुछ जैसे आप कहते हैं ना कि एक लफ्ज़ है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ का, तो वी बिलीव कि जैसे ट्रांसजेंडर्स थे या हमारे जैसे कैदी स्पेशली आ जाते हैं, ये वो लोग हैं कि जिनको हम रूटीन में नहीं सोच रहे थे कि शायद वो फॉर्मल एजुकेशन में नहीं जा पा रहे या अब जो हमारा रूटीन का धारा है तालीम का वो उसमें नहीं जा पाते थे। तो उनको सामने रखते हुए ओपन यूनिवर्सिटीज़ तो ना तो सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि आप आइए, बल्कि उनको तो ट्रांसजेंडर्स के लिए तालीम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड फ्री है। वी जस्ट ऑफर देम कि आप आइए और आके आप तालीम हासिल कीजिए, जस्ट गेट योरसेल्फ एनरोल्ड, और जितना आप आगे जा सकते हैं तो हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए जी, तो तो ये बहुत अच्छी हैं चीज़ है, जी। बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, मुझे ये भी बता दीजिएगा सब्जेक्ट हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जैसे देखते हैं कि बेतहाशा ऑप्शन होती है, क्या यहाँ पर भी सब्जेक्ट की सिलेक्शन आसान है और ऑप्शंस तमाम मौजूद हैं? अच्छा देखिए जी, हम जब मैट्रिक से बात करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। आप एफए में चले जाते हैं, फिर आप कॉमर्स भी कर सकते हैं, आप सादा एफए भी कर सकते हैं। उसके बाद जब आप उससे डिग्री में जाते हैं, डिग्री कोर्सेज के टाइम पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। येस, वी डू ऑफर अ नंबर ऑफ कोर्सेज। आप उसमें से कुछ कंपल्सरी कोर्सेज के अलावा आप जो ऑप्शन लेना चाहें आप ले सकते हैं। उसके बाद आप आगे चले जाइए तो आप जैसे HEC की हिसाब से ओपन यूनिवर्सिटी ने मूव किया, मास्टर्स प्रोग्राम ख़त्म हुए और हमने BS प्रोग्राम जो हैं वो लॉन्च किए। तो BS के अंदर हमारा फासलाती निज़ाम तालीम में फ़ोकस है कि हम जैसे आप कहते हैं सोशल साइंसेज या ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट्स को लेकर चलते हैं, बट एट द सेम टाइम हम फेस टू फेस में साइंसेस भी ऑफ़र कर रहे हैं। तो जो सब्जेक्ट भी आप करना चाहें, जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं, येस ओपन यूनिवर्सिटी ऑफर्स द सेम। ठीक, फासलाती निज़ाम तालीम की आप बात कर रही हैं, सो इसमें आपको क्या लगता है हर्डल्स क्या क्या हैं? कुछ गैप रहता है या उसको ओवरकम कर लिया गया है? अच्छा देखिए, ओपन यूनिवर्सिटी का जो सेटअप होता है वो एक पैरेलल तालीमी निज़ाम है। जैसे फॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, वैसे ही पैरेलली ओपन यूनिवर्सिटी भी मौजूद है। आपके पास चॉइस दोनों यूनिवर्सिटीज़ की है, लेकिन अगर आप कुछ फैमिली कमिटमेंट, अपनी वर्क इंगेजमेंट की वजह से या और फैमिली रिक्वायरमेंट की वजह से आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो ओपन यूनिवर्सिटी एग्जैक्टली मौजूद है। वाई टू स्टॉप, वाई टू स्टे बैक? अगर आपने कंटिन्यू करना है, देखें एक फॉर्मल सेटअप के अंदर भी आपका स्टूडेंट मेन होता है जिसने अपने हिसाब से पढ़ना है, वैसे ही ओपन यूनिवर्सिटी एग्जैक्टली ऑफर्स द सेम अपॉर्चुनिटी। हाँ, एक बात मैं कहती हूँ ओपन यूनिवर्सिटी की बहुत मुझे अच्छी भी लगती है, एंड वी डू टेल एवरीबडी कि जब तक आपके अंदर अपनी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होंगी, जब तक आपके अंदर अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल होगी, आप सेल्फ डिसिप्लिन होंगे, तो आप ओपन यूनिवर्सिटी से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकेंगे। जो गैप की आप बात कर रहे हो, गैप कहाँ आता है? हम जहाँ ये एक्सपेक्ट करें कि इदारा सब कुछ देगा, इदारा तो नहीं देता सब कुछ, वो आप खुद कहाँ खड़े होते हैं। बिल्कुल। ओपन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो होगा, अगर वो सेल्फ डिसिप्लिन है, वो अपना टाइम शेड्यूलिंग कर सकता है, तो वो शायद मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बेहतर होगा एक फॉर्मल इदारे से, बट इक्वली गुड होगा। ठीक है, तो गैप कभी भी मतलब हाँ, एक गैप आ सकता है कि जब आप एक फॉर्मल इदारे में पढ़ते हैं तो आपको फ्रेंड्स बहुत सारे बन जाते हैं। आपको शायद कुछ फेस टू फेस ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप एक्टिविटीज़ की फॉर्म में वहाँ पर कर लेते हैं। आपको डिस्टेंस एजुकेशन शायद ये प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन आप अगर उसमें अपनी वर्क एंड फैमिली लाइफ को बैलेंस करते हुए अपनी तालीम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो एक साइड है और आप वो कर सकते हैं उसको आगे। सही। और इसके साथ साथ ये भी बता दीजिएगा
कि ऑनलाइन क्लासेस सेशंस भी साथ साथ चलते रहते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप कुछ तो इंटरेक्शन रहे ना स्टूडेंट्स के साथ। ऐसा ही है हमारा एक्चुअली, अगर हम बिल्कुल अपना स्टार्ट से करें तो हमारा जो मैट्रिक का स्टूडेंट है उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि बेशक वो घर बैठ के सब कुछ कर ले, तो भी 14 डेज़ के बाद एक छोटा ट्यूटोरियल मीटिंग उसके लिए भी जो है वो रखी जाती है। फिर जब आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर आ जाते हैं, आप ग्रेजुएट लेवल पर आ जाते हैं, तो वी बिलीव कि तमाम स्टूडेंट्स को हम कहीं ना कहीं एक फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन दें, उसको वो क्लासरूम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें कि जहाँ पर वो जाके अपने उसके चाहे वैसे फ्रेंड्स नहीं बने, कुछ वर्चुअल इंटरेक्शन उसका बन जाए। तो हमारी वर्कशॉप्स जो हैं वो उनके लिए अरेंज की जाती हैं, लाइक हर सब्जेक्ट में। उसमें ना तो सिर्फ ये कि उनको उनके कोर्स कंटेंट के साथ जो है उनको पढ़ाया जाता है, प्लस उनकी कुछ और छोटी एक्टिविटीज़, क्विज़ वगैरह भी उस दौरान में कर दिए जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे आप मैक्सिमम अटेंशन भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स की, और पता भी चल जाता है कि आपके स्टूडेंट्स किस मूड में हैं। खैर, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर उज़मा तारिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा जी, सब्जेक्ट कौन कौन से ऑफ़र किए जाते हैं ये तो हमने बात की। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। कहीं पे ये ना आपके जहन में रह जाए कि अच्छा पता नहीं वहाँ पर अच्छे तरीके से चीज़ें गाइड भी की जाती हैं या नहीं की जाती हैं। सो हर जगह पर क्योंकि फोकस इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा किया जा रहा है अब आने वाला टाइम जो है। सो क्या तमाम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी मौजूद हैं? अच्छा जी, जब हम ओपन यूनिवर्सिटी कहते हैं, लाइक ओपन यूनिवर्सिटी की जो प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर है दैट एग्जिस्ट इन इस्लामाबाद। ठीक है। हमारे पास जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तरह वैसे ही सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट प्रोफेसर्स मौजूद होते हैं। ठीक है। जहाँ तक ताल्लुक़ है बाकी प्रोग्राम्स में, तो ओपन यूनिवर्सिटी का अपना टीचर रेगुलर कोई नहीं है, मगर आपके तमाम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो आपको स्कूल से लेके यूनिवर्सिटीज़ तक पढ़ा रहे हैं, यू नेम एनी यूनिवर्सिटी एंड आई विल टेल यू कि जी वो हमारे रजिस्टर्ड ट्यूटर हैं। वी कॉल देम ट्यूटर एक्चुअली। तो वो जो ट्यूटर हैं हमारे, वो हमारे बच्चों को एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो वो अपनी यूनिवर्सिटी में किसी बच्चे को दे रहे हैं। और स्टूडेंट तक रसाई उनकी आसान है कि जहाँ कहीं इशू हो वो उनसे रब्ता कर सकते हैं। अभी तो जैसे देखिए आप कहते हैं कि सोशल मीडिया का टाइम है, उसके अंदर हमारे जो बच्चे हैं वो अपने तमाम ट्यूटर्स के साथ वैसे ही अटैच होते हैं जैसे वो अपने टीचर्स के साथ होते हैं। हाँ, उनको वो पर्टिकुलर टाइम नहीं मिलता कि जिसके अंदर वो जाके उनसे बात कर सकें, लेकिन डेफिनेटली उनके फ़ोन नंबर्स मौजूद होते हैं, उनके वर्कशॉप्स में वो उनको पढ़ा रहे होते हैं, और जब कभी उनको कोई ज़रूरत हो तो वो उन्हें गाइड कर देते हैं। ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगी एमफिल PhD प्रोग्राम के हवाले से। जी, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि मेनली हमारा सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं जो हम डिस्टेंस लर्निंग पर ऑफ़र करते हैं। डिस्टेंस लर्निंग से मतलब ये है कि एमफिल PhDs के लिए बहरहाल यूनिवर्सिटी में फ़ेस टू फेस क्लासेस लेना मस्ट है। तो जो हमारा स्टूडेंट है वो इस्लामाबाद अपने कंसर्न जो डिपार्टमेंट है उसके साथ उसका रब्ता होता है। सहूलत नहीं लाहौर कैंपस में एक्चुअली ये है कि जो रीजनल कैंपसेस का रोल है वो आप देखें कि मैट्रिक से लेकर तो ग्रेजुएशन तक हम तमाम स्टूडेंट्स को डील कर रहे हैं, बिकॉज वो फ़ेस टू फेस नहीं है, वो डिस्टेंस पर है। हाँ, कुछ प्रोग्राम्स फ़ेस टू फेस लेवल पे रीजनल ऑफिसेज में शुरू हो चुके जो अभी जैसे आप कहते हैं कि BS लेवल के हैं, बट सो फार एज एमफिल एंड PhD इज़ कंसर्न वो प्रोग्राम रीजनल ऑफिसेज में नहीं होते। उसके लिए स्टूडेंट को डायरेक्टली क्लासेस लेनी है और वो इस्लामाबाद में अपने डिपार्टमेंट में ही जाकर लेनी है। ठीक। तो हमारे पास एजुकेशन की डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस हैं, इस्लामियात की मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशंस हैं, उसके बाद आपका हिस्ट्री है, जेंडर वुमेंस स्टडीज़ है, आपका सोशियोलॉजी है, उसके बाद मैथ्स कम्युनिकेशन है, कॉमर्स है। तो ये तमाम सब्जेक्ट्स, और उसके अलावा पाकिस्तानी ज़बान और अदब आप कह सकती हैं, और अरबिक, इस्लामियात, उर्दू, लाइक ये वैरायटी मौजूद है। प्लस फ़ेस टू फेस के अंदर जिसमें रेगुलर क्लासेस हैं तो साइंसेज में भी हम एमफिल PhDs ऑफ़र कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट मैं आपसे जानना चाहूँगी कैसा आता है? रिज़ल्ट तो जितना गुड़ डालें उतना मीठा हो जाता है। एक्चुअली होता यही है कि हम अगर ये सोचें कि ओपन यूनिवर्सिटी मीन्स कि हमें शायद कम पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। हर एक
प्रोग्राम की अपनी रिक्वायरमेंट है कि आप उसमें कितना टाइम दे रहे हैं। हाँ, हम एक ऑफ़र स्टूडेंट को एक फैसिलिटी ऑफ़र ये होती है कि आपका रेगुलर इदारों की तरह से सब्जेक्ट्स आप पूरे नहीं रख सकते, आप कम भी कर लें अपनी मसरूफियत के तरह से। अपना जैसे आप कहते हैं ना कि आप 2 साल की जगह पे 4 साल में मुकम्मल कर लीजिए, ये आसानी मिल जाती है। तो रिज़ल्ट जेन्युइनली जैसे बच्चों के हमारी असाइनमेंट्स भी होती हैं, असाइनमेंट कंपोनेंट भी है, हमारा क्विज कंपोनेंट भी है और हमारा रिटन एग्ज़ाम कंपोनेंट भी है। तो आप तीनों कंपोनेंट को मिला के अपना रिजल्ट बना रहे होते हैं। इफ़ यू फील लाइक कि आपका असाइनमेंट कंपोनेंट वीक रह गया है तो आप क्विज और एग्ज़ाम में मेहनत करके उसको बैलेंस कर सकते हैं। आपका अगर एग्ज़ाम कंपोनेंट बहुत अच्छा नहीं हुआ तो आप बाकी 2 कंपोनेंट्स के साथ उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरह से रिजल्ट हमारे आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा, कुछ स्टूडेंट शिकायत करते हैं कि रिजल्ट वाला जो मरहला है वो बहुत लेट हो जाता है, उसकी क्या वजूहात हैं? नहीं, लेट नहीं हो जाता। ऐसा है कि हमारे पास ऑलमोस्ट कुछ टेंटेटिव डेट्स हैं। हम आप कहते हैं कि 2 से 3 माह के अंदर रिजल्ट आपका अनाउंस हो जाता है। हाँ, कुछ टेक्निकलिटीज़ ऐसी हैं, जैसे मैंने भी आपसे कहा कि मैं अगर अपने प्रोग्राम को 2 साल में रेगुलरली जैसे यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है पूरा कर लूँगी तो मेरा रिजल्ट टाइम पर आ जाएगा। हाँ, मैं अगर उसको अपने लिए कस्टम करती हूँ कि मुझे उसको 4 साल में लेके जाना है, मैंने दो कोर्स एक सेमेस्टर में ले लिए, फिर 2 बाद में ले लिए, तो रिजल्ट इकट्ठा बन ही नहीं सकता। डेफिनेटली उसमें टाइम लगेगा, तो मुझे उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वो टाइम ले सकता है, लेकिन जो रूटीन में अगर आप 2 साल में मुकम्मल कर लेते हैं और बगैर किसी ब्रेक के, तो उसमें देर नहीं लगती है। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज ये है कि देखें जी, बीइंग रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटी, आई बिलीव कि आपका जो टाइम है उसके अंदर आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स वर्क रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड, अदर कमिटमेंट रिलेटेड बहुत ज़्यादा हैं। तो आपके पास तालीम हासिल बहरहाल करनी है। आपके जो माशरे के अंदर जो हम अदम बर्दाश्त और कहते हैं कि रवादारी के जो मसाइल हैं, उनको भी ओवरकम करने के लिए हमें हर सूरत में अपनी तालीम ही को आगे लेके जाना है। ये वाहिद ज़रिया है जिसमें हमारा जो है वो जैसे आप कहते हैं ना कि जितना दिमाग रोशन होता चला जाएगा, आप आगे चलते चले जाएंगे। एक्चुअली बकाई आपकी इसमें है ना कि आप अच्छे तरीके से तो फुल स्टॉप नहीं लगाना है, आपने पढ़ते चले जाना है। बिकॉज हम तो आगे जहाँ तक हम जिंदा हैं तो हम अपनी तालीम और अपना लर्निंग के सफ़र को आगे लेके चलेंगे तो हम आगे जाएंगे। बिल्कुल, आपने ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।